बच्चों चेक करो ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो बताओ। हाँ ऑडियो भैया। हाँ जी ठीक है। हाँ जी स्टार्ट कर लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम के दो बिल्कुल नॉर्मल बातें बची हुई हैं, छोटे से क्वेश्चन है, कर भी लिए होंगे आपने। मैंने लास्ट 44 किया था, सभी ध्यान दीजिएगा। 45 एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 50 एंड 250। एचसीएफ 50 है, सिंपल है बिल्कुल। एलसीएम 250 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ये थोड़ा सा इस स्टाइल में लिख लिया करो इस बात को। फर्स्ट नंबर, जो भी दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम है, फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन द क्वोशिएंट इज 50। क्वोशिएंट 50 है, अगर फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया यानी एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। बोलता है सेकंड बता दो। और मेरे ख्याल से अब सोचने के लिए कुछ है नहीं, आपको मालूम है सर एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, जबकि हमें एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है। फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे, क्वोशिएंट 50 आ रहा है, यानी 2 50 जा 100, यानी आपकी फर्स्ट नंबर 100 है। और फर्स्ट नंबर 100 है तो आप सेकंड इजीली निकाल ही लोगे। 52 जा 100, 2 125 जा 250, यानी सेकंड नंबर हमारी 125 आ गई, जो कि सी है। कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ बोलो चिराग, कोई दिक्कत है तो। भैया अस्टिन का हाँ एच सर ये 50 कैसे हुआ? क्या 50 कैसे हो क्वोशिएंट? एच सी एफ, एच सी एचसीएफ एफ 50 50। कैसे हुआ? मैंने गलत लिख दिया क्या? लिखा तो ऐसे ही था शायद, देखो। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 50 एंड 250, चेक करना। ये नंबर नहीं है, देखो नंबर नहीं है ये। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 50 एंड 250, यही है ना? सेकंड नंबर 125 आया तो 50 से डिवाइड ही नहीं होगा। सेकंड नंबर 150 आया, जो कि 50 से डिवाइड। 125 आया। अच्छा एक सेकंड, इसे चेक करते हैं, कुछ तो घोटाला कर ही दिया होगा। एलसीएम 250 है, ठीक है जी। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 50। फर्स्ट नंबर 100 हो गया और सेकंड नंबर वेरीफाई तो हुआ। अब दिक्कत यानी इसने एचसीएफ गलत ही दे दिया। एचसीएफ को एलसीएम एग्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं, दो का हो सकता है। इसमें 50 है। मैं एक बारी देखो चेक करो, यही आया होगा ना सबका, तो एक बारी चेक कर देते हैं बस। नंबर वेरीफाई नहीं कर रहे, कुल मिला के वो आ रहा है 25 पंजा 125 12,500। अरे 125 एलसीएम को एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी ये फर्स्ट नंबर 100 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तू तो बढ़िया बच्चा हो गया, यानी कि 50 इज डिवाइडेड बाय। ठीक है ठीक है, नंबर उसने सेट नहीं कर रखे, लेकिन थ्योरी पे जा रहा हूँ तो आंसर तो यही आ रहा है। ठीक है, नंबर सेट नहीं कर रखे भैया, वो फर्स्ट नंबर गलत दिया हुआ उसने। कहानी क्लियर है भाई? अक्षित बोला था ना शायद। हाँ हाँ भैया। ठीक है, नंबर सेट नहीं कर रखे बच्चे, फर्स्ट नंबर करेक्ट नहीं है, वो ठीक घोटाला है। उसमें। ठीक है, लेकिन मैं थ्योरी से कर रहा हूँ तो यही आ रहा है। तो 125 मार्क तो कर दिया, लेकिन आपने बढ़िया दिमाग चला लिया।
आगे बढ़ेंगे। चलो, जब तुमने ये बात बोली तो एक और बात बता देता हूँ जो कि यहाँ कहीं छूट रही थी भैया। किन्हीं किन्हीं दो नंबर, सभी ध्यान से सुनना, किन्हीं दो नंबर का एलसीएम, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ ये क्वेश्चन, इससे पहले आपने 10th में एक आधी बारी कभी सुना होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का ही क्वेश्चन है। किन्हीं दो नंबरों का एलसीएम, मैंने कहा 1800 है, मैंने कहा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 92 हो सकता है? और नंबर मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा, ठीक है भैया? जरा बताना, कोई भी बता दो, फील से बता दो। डिवाइड करके देखना पड़ेगा भैया। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनना भैया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन भी ले लेना। किन्हीं दो नंबरों के एलसीएम को एचसीएफ अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब रिजल्ट एक नेचुरल आ जाए आपके पास, ठीक है भैया? तो पक्का ये किसी ना किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है, किसी ना किसी का हो सकता है, ठीक है भैया? वो ध्यान देना। और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, जो भी दो नंबरों का आप एचसीएफ लेते हो वो कॉमन है, वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन है, और एलसीएम में ऑल फैक्टर है। तो एक फील लो, इन दोनों के ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर, इन दोनों की कॉमन क्वांटिटी, इसमें तो सारे हैं और इसमें कॉमन है, तो कॉमन तो सबको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो कई बार वो ऐसे दे ही देता आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1800 एलसीएम है, एचसीएफ उसने कुछ भी बोल दिया, बोलता है क्या हो सकता है क्या, ठीक है भैया? कितने पेयर का हो सकता है? तो आपने डिवाइड करके देखा, एग्जैक्टली नहीं हो रहा डिवाइड, तो कितने भी पेयर का नहीं हो सकता, कितने भी पेयर का एलसीएम और एचसीएफ ये नंबर नहीं हो सकते। तो एक स्टेटमेंट लिख लेना भैया, LCM of any two number is exactly divided by HCF of two number। तो मैंने उससे भी चेक करा था, स्टेटमेंट सही निकली थी मेरे 45 क्वेश्चन की, स्टेटमेंट सही निकली थी, लेकिन वो फर्स्ट नंबर फिर सेट नहीं कर रखा, वो करेक्शन हमें बनानी पड़ जाएगी, ठीक है भैया? तो चलो कोई नहीं, हमने तब थ्योरी पे किया तो आंसर सी तो आ रहा था वैसे। 46 पे आ गए भैया, ध्यान दीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1320 एंड एचसीएफ इज 6, एलसीएम निकालना है। सर बेकार है, दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल है, दो नंबर की प्रोडक्ट दी हुई है 1320, एलसीएम 6 है, ठीक है? एचसीएफ 6 है, एलसीएम निकालना है, ये आपने कैलकुलेट किया। कंफ्यूजन है तो बोलना। ए पार्ट, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करके नया टॉपिक फटाफट से शुरू करेंगे, ध्यान से सुनते रहना जरा, सभी ध्यान देना। भी एचसीएफ एलसीएम कोई थोड़ा सा आगे एक कंसेप्ट रह गया है, आपने 10th क्लास में पहले पढ़ा है, मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है भैया? लेकिन अभी शॉर्टकट से करना होता है, 10th में बहुत सोच के करते थे, शॉर्टकट तब भी हम देते थे, ठीक है? लेकिन अभी सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपके वही 10th वाले देखो सारे क्वेश्चन लाता हूँ, और ये सारे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे वही घूम फिर के गोल गोल क्वेश्चन मिलते रहते हैं हम लोगों को, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। मैंने बोला एक आर्मी ग्रुप है जो कि 616 मेंबर का है, आर्मी कंटीजेंट है 616 मेंबर का, ये एक बैंड के पीछे मार्च कर रहा है, बैंड में 32 मेंबर है, ये भी कॉलम में मार्च करेंगे, ये भी कॉलम में मार्च करेंगे। हमने कहा नंबर ऑफ कॉलम सेम है, हमने बोला नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम है, ठीक है? बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है? और अब बहुत मत सोचते रहना भैया, ठीक है? बहुत भर भर के मिलेंगी ये प्रॉब्लम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, बहुत सारी होती है इस तरह की, मैं जल्दी जल्दी एक एक करके बोलूंगा, लेकिन जवाब ढूंढ लेना है इसका। और कंसेप्ट से मत जाना, कंसेप्ट से मत जाना, सर कॉलम पूछ रहा है, सेम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटे बच्चे करते हैं, छोड़ो, सारे बच्चे बोल लेना भैया, तभी यहाँ फील आ पाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सभी बोल लेना एक बारी। मैं ये कह रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, एक बारी तो पहले बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बहुत ध्यान देना, जबरदस्त शॉर्टकट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एफ आता है, फैक्टर आता है, एलसीएम में कहीं ना कहीं एम आता है, मल्टीपल आता है। आप याद करो किसी नंबर के फैक्टर उसको डिवाइड करते हैं उसके इक्वल या उससे छोटे होते हैं, किसी नंबर के फैक्टर उसके इक्वल या उससे, पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है भैया? किसी नंबर के फैक्टर उसके इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, सिर्फ छोटे मत बोलो मेरे भाई, और छोटे भी हो सकते हैं। किसी नंबर के मल्टीपल याद करो, टॉपिक के शुरू में बताया था सर, मल्टीपल उसके इक्वल या उससे बड़े होते हैं, ये बात ध्यान देना। अब क्या हम दिमाग थोड़ी देर लगाते रहेंगे, क्या थ्योरी दे दी और क्या कर दिया, हमें तो क्वेश्चन निकालना है जल्दी से। तो जैसे उसने बोला नंबर ऑफ कॉलम बताओ, सारे बताओ, 32 मेंबर के कॉलम बनाने हैं आपको, 16 मेंबर से कॉलम बनाने हैं। क्या कॉलम आप 32 या 616 से ज्यादा बना सकते हो, या उतने उससे कम बनाओगे? बस इतना बता दो। कॉलम इतने मेंबर से, 32 मेंबर से एक एक मेंबर का भी कॉलम बनाओगे तो 32 से ज्यादा तो बनने से रहे, दो दो के बनाओगे 16 बन जाएंगे,
चार चार के बनाओगे 8 कॉलम बन जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ जो भी कॉलम बनेंगे सारे बच्चे सोच के बोलो भैया। वीडियो क्या बफर कर रहा है क्या आपके पास? नो सर। अच्छा चलो 1 मिनट रुको जरा। हाँ अब देखते रहना जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम 32 के इक्वल या उससे कम बनेंगे या उससे ज्यादा बनेंगे, ये बताओ। पहले ग्रुप के भी बनाए तो जल्दी बोलो फटाफट। कम। सर उतने या उससे कम। एक एक का बनाएंगे तो 32 कॉलम, दो दो के बनाएंगे तो 16 कॉलम, चार चार मेंबर के बनाएंगे तो 8 कॉलम, ऐसे बनेंगे ना सर। उतने या उससे कम बनेंगे। और उतना या उससे कम क्या होता है ध्यान दो, जबरदस्त ट्रिक है भैया। उतना या उससे कम क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर किस में आता है? एचसीएफ में। यानी तुम्हें इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। निकाल लेना, एचसीएफ 8 आ जाएगा, यानी वो 8 कॉलम में मार्च करेंगे। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, एक बात ध्यान देना भैया, जैसे आईआईटी प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है भैया, सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस का पेपर दे लो, टॉप एग्जाम है ना ये, ठीक है भैया, या आप अभी बैचलर का एंट्रेंस तैयार कर रहे हो, इन सब में 6 से 12th की एनसीईआरटी कम नहीं हो जाती है। मतलब कहीं भी ये माइंड में मत रख लेना यार कुछ अलग करेंगे तब तैयारी हो रही है। 6 से 12th तक की एनसीईआरटी की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सारे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है भैया, लैंग्वेज घुमा देगा लेकिन क्वेश्चन वही टाइप का भी होगा, बहुत होगा, भर भर के होगा, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कहीं भी सुस्ती में ना बैठ जाना। मैंने बोला मेरे पास काजू बर्फी, सेकंड एग्जांपल लिया है, काजू बर्फी मेरे पास 430 है, चलो बादाम बर्फी मेरे पास 120 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया। दीपांशु आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, दीपांशु काजू बर्फी 430 है, बादाम बर्फी 120 है, ट्राई मारना, क्वेश्चन सुन लेना। मैंने बोला एक ट्रे में बर्फी के स्टैक बर्फी को कॉलम में रखना है, ठीक है, बहुत सारे कॉलम में रखना है, हर कॉलम में एक ही टाइप की बर्फी रखेंगे, हर कॉलम में नंबर ऑफ बर्फी सेम रखेंगे, नंबर ऑफ बर्फी इन ईच कॉलम सेम रखेंगे, और जिस ट्रे में हम ये कॉलम बना रहे हैं वो लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, वो लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। हिमांशु जल्दी से बोलना क्या निकालोगे? एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ क्या निकालेंगे? तेज बोल दोबारा। एचसीएफ एचसीएफ, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर रहा तो बच्चा। एचसीएफ ठीक है, अभी ध्यान से सुन लेना भैया, मैं कह रहा हूँ मैं कंसेप्ट पे जाऊंगा नहीं आज की क्लास में, कि मैं छोटे बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि अब मैं पूरे कंसेप्ट बताऊंगा, आप तो ट्रिक समझ लो। सर हर कॉलम में बर्फी रखनी है ना, बस आप इतना सोचो जो बर्फी हर कॉलम में रखोगे वो आप एक कैटेगरी की जितनी भी बर्फी है एक कॉलम में एक ही टाइप की रखनी है ना, ठीक है, क्या आप उतनी या उससे ज्यादा रख सकते हैं, उतनी या उससे कम? सर एक कॉलम भी मैं बनाऊंगा ना उससे ज्यादा तो रख ही नहीं सकता है, तो पूरा 430 का एक कॉलम, या 215 के दो कॉलम, या 110 के, मतलब 3 से डिवाइड कर लेना, एग्जैक्ट नहीं हो रहा, चलो ठीक है भैया, तो 2 कॉलम बनेंगे, मतलब जितना भी एग्जैक्ट कॉलम बन सकते हैं सर वो मतलब या तो उतने या उससे कम बनेंगे। और कम क्या होता है? फैक्टर या मल्टीपल, तो सर कम फैक्टर होता है, फैक्टर एचसीएफ में आता है, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है भैया, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनते रहना जरा ध्यान से। नंबर 2, नंबर 3 जो ज्यादा कंपटीशन में आता है, ये तो एग्जैक्ट मैंने एनसीईआरटी उठा दी थी अभी 10th की, ठीक है, ये 10th की एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन आपने स्कूलों में, आपको याद आता हो ये क्वेश्चन देखे हैं 10th में, एक्स्ट्रा में देखे हैं, ये आते हैं कंपटीशन में। ये वाली फेमस लैंग्वेज है, ध्यान देना, कि 3 पर्सन है ए बी सी, एक का स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, जब वो चलता है तो उसका स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, दूसरे का स्टेप 30 सेंटीमीटर का है। ये वाले क्वेश्चन एक रफ नोट ऐसे ले भी लेना, ठीक है, एक रफ नोट, बस करना कुछ नहीं है, बस एक आइडिया लेके छोड़ना है यहाँ पे। तीसरे का स्टेप 40 सेंटीमीटर का, हमने बोला तीनों एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट हुए, एक ही इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए, कितने सेंटीमीटर बाद वो दोबारा मीट कर जाएंगे, कितने सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस बाद वो दोबारा मीट कर जाएंगे? सर कैसे निकालेंगे? मैं सीधी सी बात ये पूछ रहा हूँ, वो जितने भी सेंटीमीटर बाद दोबारा उनके सारे स्टेप आपस में, सभी के स्टेप आपस में मीट कर जाएंगे। वो जो भी डिस्टेंस है, वो क्या डिस्टेंस 20, 30, 40 से छोटा हो सकता है या उससे ज्यादा ही होगा? ज्यादा। सर वो उससे ज्यादा होगा, और ज्यादा फैक्टर नहीं मल्टीपल होता है, और मल्टीपल एलसीएम होता है, यानी हम इन 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे। बस ये आइडिया लेके छोड़ देना, एलसीएम आपको आता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भैया, मैंने कहा ये बेटर हो सकता है, ध्यान देना जरा, ये आप में से जो भी करेगा बढ़िया बच्चा, और इसी के तरीके का है, बिल्कुल आसान सा रख रहा हूं मैं। मैंने बोला आपके स्कूल में, आपका स्कूल एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो प्राइमरी विंग है उनका पीरियड 30 मिनट का होता है, एक पीरियड 30 मिनट का। ठीक है भैया, जूनियर विंग का एक पीरियड 40 मिनट का है, और सीनियर विंग का एक पीरियड 60 मिनट का है। चलो ठीक है, स्कूल स्टार्ट हुआ तो स्कूल की स्टार्ट बेल जो है वो एक ही टाइम पर रिंग करती है, लेकिन अब 3 विंग है आपके स्कूल में,
30 मिनट के पीरियड, 40 मिनट के पीरियड, 60 मिनट के पीरियड। अब जो फर्स्ट बेल भी है वो अलग अलग टाइम पर रिंग करेगी, ठीक है भैया। फर्स्ट पीरियड जो है सबका अलग अलग टाइम पर बेल रिंग करेगा। वो हम कह रहे हैं ये बेल लगातार रिंग करती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, ये स्कूल कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। कितनी देर बाद, पहला हल्का क्वेश्चन है वो तो सेम ही आप देख रहे हो, कितनी देर बाद ये दोबारा सारी बेल इकट्ठा रिंग करेंगी? क्या वो नंबर 30, 40, 60 से छोटा होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए? जल्दी बोलो। बड़ा चाहिए। बड़ा होना चाहिए सर, बड़ा मल्टीपल होता है, मल्टीपल एलसीएम है, तो निकाल लेंगे सर एलसीएम 30, 40, 60 का, ठीक है भैया। तो 30, 40, 60 का एलसीएम, अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसी पर अभी निकालना पड़ेगा आपको। ये नॉर्मल अभी एलसीएम कर लेना, कितनी देर बाद दोबारा सारी बेल इकट्ठा बजेंगी वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है भैया। अब मैंने कहा टोटल 48 आवर तक, 48 आवर तक ये सारी बेल इकट्ठा बजती रही, ठीक है भैया। कितनी बार ये बेल इकट्ठा रिंग हुई? कितनी बार ये बेल इकट्ठा रिंग हुई? बहुत याद आता हो जो मेरे से 10th में पढ़े, अभी 1 मिनट मत बोलना, वहां भी ये क्वेश्चन मैं बोलता था, और ये यहाँ बैचलर का एंट्रेंस का क्वेश्चन, वहां भी ये ट्रिक बताता था, लेकिन 10th वाले बच्चों की नहीं है, ये आपके लिए ही वो ट्रिक है, लेकिन 10th वालों को बता दी, जल्दी कर लो, ठीक है भैया। 48 आवर में कितनी बारी इकट्ठा बजेंगी रिंग, कोई भी बता दो। पहले इनका एलसीएम निकाल लिया होगा भैया, 24 ठीक है, पहले इनका एलसीएम निकाल लिया होगा एक बारी, इनका एलसीएम आया होगा 120, और मैंने कोई बहुत टाइम नहीं लगाया, सभी बच्चे ट्रिक ध्यान देना भैया, मैं टेबल पढ़ना शुरू हो गया इसमें सबसे बड़े नंबर की, मल्टीपल ही ढूंढना है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 60 वन 60, 60 के टेबल में ये इसके मल्टीपल सारे नहीं आते, 30 का मल्टीपल आता है, 40 का नहीं आता। 62 सा 120, वो 34 सा भी 120 है, 43 सा 120 भी, और 62 सा भी 120 है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पक्का 120 है। यानी कि पहली बात, हर 120 मिनट बाद ये बेल इकट्ठा रिंग करेंगी, और 48 आवर तक लगातार ये बज रही है, और 48 आवर में भैया 48 आवर इंटू 60 इतने मिनट है, इसमें 120 मिनट के टाइम स्पैन पे इकट्ठा बजती जा रही है। दोबारा बता देना कितनी बार इकट्ठा बजेगी, बोल तो दिया ही आपने, दोबारा बोल देना। 24। 24 भाई। अक्षित इतनी बढ़िया बात पकड़ी थी तूने पीछे क्वेश्चन में, मजा आया, अभी नहीं पकड़ेगा। सारे बच्चे बैठे हो भाई, 24 बच्चे कम नहीं हो, कौन कौन से स्कूल के टॉपर हो जरा बताओ तो सही। 24 बारी तो कोई नॉर्मल ही बोलेगा भैया, मतलब जो ठीक ठाक दिमाग चला लेगा, कुछ तो सीक्रेट है। मैं आपसे क्या ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि ये बताना पड़ेगा, मेरे को भी पता आप घोटाला कर गए। आ जाओ अनन्या बता दो, आपने सुना हुआ है बैच में, आप पहली बार ही नहीं सुन रहे, आज दूसरी बार ही सुन रहे हो? नहीं नहीं, यही तो है एप्टीट्यूड। सर एक स्टार्टिंग में भी करेगी, एक सर स्टार्टिंग में भी तो बची थी सर, ये टाइम स्पेन जितना भी हमने निकाला है आगे 48 घंटे ये आगे हैं, ये यहाँ से आगे हैं, जीरो टाइम से आगे हैं, ठीक है, जिसमें 48 घंटे इंटू 60 मिनट मतलब इतने मिनट है, और हर 120 मिनट पर बेल इकट्ठा बजती जा रही है, ठीक है। तो 24 बारी आगे इकट्ठा बज रही है, 24 बारी आगे इकट्ठा बज रही है, एक बारी तो शुरू में भी बजी थी, यानी एक्चुअली ये कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, इकट्ठा रिंग करेंगी 25 टाइम्स, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया दीपांशु, वेरी गुड। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, एक बार इसको रफ तो कर लो ना, रफ तो कर लो, बाद में भूल जाओगे आप लोग। रफ एक बारी सोच लो, बस इतना ही काफी है, हाथ से निकाल दो फटाफट। रेशियो प्रपोर्शन शुरू करें, कुछ और मतलब चीजें दिमाग में आ रही हैं उनको ध्यान से सुनना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन भैया बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तब तक ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो जरूर कुछ बच्चे जरूर साथ साथ बोल लेना भाई, ठीक है। सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन अभी हमने बोला लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले इतना ही बताओ, हल्का हल्का करके लेते हैं ताकि आप बोल ही दो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा घुमा फिरा के बताऊंगा, आप फंसोगे, क्या मतलब है, क्यों टाइम खराब करना है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 6 क्लास में लिखते थे आप, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलो क्या? 9 को कितनी बारी लिखना है, चलो ऐसे बोलो। सर लार्जेस्ट डिजिट 9 होता है, उसको 5 बारी लिख लो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया है, सिंपल। इसी में मैं कभी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कह रहा हूँ तो 1 के साथ देखो आप 0 0 लिख दोगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ छोड़ो, क्वेश्चन तो कुछ बेटर ही बोलने जा रहा हूँ मैंने बोला लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 18, 24 और 36 तीनों से डिवाइड हो जाए, और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए,
इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो और बड़े से बड़ा 5 डिजिट नंबर हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आप साथ साथ धीरे धीरे सुनते रहना और उसमें थोड़ा सा हिंट देके कुछ पूछा तो वो बताना। बच्चा कहता है यार इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे क्या पता कौन सा है। पहले मैं लार्जेस्ट एक एक चीज करके टुकड़ा टुकड़ा करके सोचता हूँ, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर पता है, लेकिन ये लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर इन तीनों से ही डिवाइड होएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट आपने साइड में लिख दिया, भाई तू लार्जेस्ट 5 डिजिट है, लेकिन अब प्रॉब्लम और है इन तीनों से डिवाइड होने वाला चाहिए। अच्छा मैंने भी कोई हिंट ही नहीं दिया, आप में से किसी को पकड़ में आ गया तो हैंड रेज दे देना। भैया इसके एलसीएम को फिर डिवाइड कर देंगे, और रिमाइंडर बचेगा वो माइनस कर देंगे। बस और इसके एलसीएम का मल्टीपल होगा, हो इसके गया। एलसीएम का मल्टीपल होगा 5 डिजिट में। बिल्कुल आगे सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 2 बच्चों ने काम कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी सोचते रहना भैया। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी रेस खरगोश ही जीतते हैं, कुछ कछुए भी जीत जाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत की कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूटी। तो आप कॉन्टिन्यूटी पकड़ कर चलो, ठीक है, वो आपकी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, और आजकल के भी खरगोश भी सोते नहीं है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, सुनते रहना। 18, 24, 36, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा 5 डिजिट का नंबर पता है, लेकिन इन तीनों से डिवाइड होने वाला। ठीक है, फील लो एक, इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा एलसीएम में फुल फॉर्म से बोल रहा हूं, आप सारा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा था एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। अगर आपको थ्योरी याद आ रही हो शुरू की पहली क्लास की, तो इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लोगे, वो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर है। भाई कोई इसका एलसीएम निकाल के बोल देना फटाफट से, कितना आ गया? 72। 72 आ गया। चलो जी, इसकी टेबल पढ़ ली बच्चे ने। 36 2 72, 18 4 72, 24 3 72, 72 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। देखो पहले 72 को चेक करो, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। सर 72 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, हमें कोई इन तीनों से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं चाहिए, सबसे बड़ा 5 डिजिट का चाहिए सर। एक बारी अब फील लो, ये सबसे बड़ा जो 5 डिजिट का नंबर है, मान लो एक बार ये 72 से पूरा डिवाइड हो जाए, मान लो हो जाए। अच्छा, जो 2 बच्चे वर्किंग समझते थे वो निकाल देना भैया, वो लास्ट में मेरे को एक कैलकुलेशन बता देना। आप थोड़ा जल्दी कर लो, आपको तो बात समझ में आ गई थी, तो मैं बाकी बच्चों को बोल के फिर फटाफट से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर मान लो 72 से डिवाइड हुआ, तो एक बारी फील लेना भैया, मान लो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, तो जो 72 से डिवाइड हो रहा है वो तो 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी और 36 से भी, क्योंकि 72 के अंदर 18 भी बैठा है, 24 भी बैठा है, 36 भी बैठा है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इसे 72 से डिवाइड कर लोगे, वो प्रॉपर जैसे भी करते हो करते जाओगे। लास्ट में रिमाइंडर बोलना भाई, आदित्य और दीपांशु, अरे औरों ने भी करा होगा, कोई भी फटाफट से बोल दो रिमाइंडर, इतनी देर में तो 63। वेरी गुड, कोई और भी दिमाग चला रहा है, बोल ही नहीं रहा बस। ठीक है भैया, सर लास्ट में रिमाइंडर 63 आ गया, 63 आ गया सर, एग्जैक्टली नहीं डिवाइड हुआ सर, तो यानी लार्जेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर ये था, जो कि 72 यानी इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो रहा सर, 63 ज्यादा है वो, तो इसे 63 कम कर देना, 5 टाइम 9 में 63 कम कर दो भैया, तो ये आ जाएगा 99936। अब आप सोचो, ये बड़े से बड़ा 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है भैया, 63 एक्स्ट्रा था, मैंने माइनस कर दिया, अब तो इन 72 से डिवाइड होगा, इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होगा, यानी इन तीनों से भी डिवाइड होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है। समस्या है तो बोलना, सोचो वर्किंग सोचो। किसी को कंफ्यूजन है बोलो, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता, अगर आपको दिक्कत है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक मैं बता दूं, रेशियो प्रोपोर्शन एक हल्का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में भी आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन बहुत हल्का टॉपिक है। ठीक है भैया, अभी सारी प्रॉपर्टी जो आप नहीं जानते बता देता हूँ, और उसका एक हल्का सा टॉपिक है, एक पहले प्रैक्टिस कर देता हूँ, लेकिन लालच करना किस चीज के लिए सीख रहे हैं। देखिए कंपटीशन में बैचलर करो के मास्टर करो, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हो गया। रेशियो के बारे में चलो बहुत कुछ आप जानते हो, अभी बातें कर लेते हैं सब मिलजुल के। तो जब ये चल रहा होता है ना, बच्चा थोड़ा ढीला हो जाता है, बड़ा सिंपल बात है, पता थी हमें, अब मैं क्यों पढ़ूं इसे। ठीक है, अब क्यों पढ़ूं, पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें दम है वो कर देना। मैंने बोला 5 मैन किसी पिट को डग कर रहे हैं, किसी गड्ढे को खोद रहे हैं। ठीक है भैया, 7 डेज तक वर्क कर रहे हैं, वो 7 डेज तक वर्क कर रहे हैं, हर रोज 4 घंटे काम करते हैं। जिस पिट को डग कर रहे हैं वो, उसकी लेंथ 10 मीटर है, उसकी ब्रेथ 5 मीटर है, उसकी हाइट 4 मीटर है। मैंने बोला लेकिन अगर मैन 6 हो जाए, डे 8 हो जाए, ठीक है भैया,
15 मीटर वाला पिट हो जाए, गड्ढा हो जाए, लेंथ वाला ब्रेथ 7 मीटर हो जाए, हाइट 3 मीटर हो जाए, तो बताओ रोज कितना घंटा काम करे कि ये वाला पिट डग हो जाए। जान निकल जाएगी। आज तक के मैथ्स में तुमने कभी ऐसा कुछ भी हैंडल नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। ठीक है, दो चीजों के ऐसे रिलेशन को, तो सिर्फ दो चीजों पर मैं ये बात पूछूं ना, दो के रिलेशन पे, वो आप कहानी बना भी सकते हो। वो एक यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, सिर्फ दो का रिलेशन। ठीक है, वो भी आप में से 5-7 कर जाएंगे अगर मैं दो का रिलेशन करके एक चीज दे दूं, एक पूछ लूं। ठीक है, बाकी बैच नहीं करेगा। और ये वाला तो इस वक्त तो कोई भी नहीं कर सकता, और बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, बड़ा आसान है, ऐसे चुटकी बजा के होएगा। लेकिन उसके लिए पहले रेशियो प्रोपोर्शन प्रैक्टिस होगा। फिर ये जो टॉपिक है ना, इसे हम चेन रूल कहते हैं। क्या चेन बन जाती है, कैसे वो रूल लगता है, वो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद समझा सकता हूँ। तो फिर ये पूरा टॉपिक निकल जाता है हमारा। ठीक है भैया, इसके 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब फिर अच्छे से बात समझ में आ जाती है। तो लेकिन पहले रेशियो प्रोपोर्शन करना है, क्योंकि बात ABCD से ही शुरू होगी। ठीक है भैया, तो ध्यान देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग लिख लीजिए आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों से पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि 6 से 12 तक का सारा मैथ्स है, सारी चीजें समझनी है। ठीक है भैया, पहले कोई भी बच्चा मीनिंग बोल दो जल्दी से। रेशियो किसे कहते हैं? चिराग गुप्ता, दीपांशु, दीपिका, अक्षित, आदित्य, कोई भी। रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो सेजल। सेजल बड़ा जबरदस्त बच्चा है जब बोलता है तो, मेरे को मालूम है, 10th में पढ़ा है, बड़ी जबरदस्त बातें करती है ये। नहीं, रेशियो किसे कहते हैं ये तो बता दो। क्यों न्यूमेरिकल फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो उनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंपैरिजन। अभी ध्यान से सुनते रहे ना भैया, आपको लग रहा है यार ये क्या चल रहा है, अरे इसमें भी मैं उलझा लूंगा अभी आपको। कंपैरिजन ऑफ एनी टू टर्म्स, दो टर्म के कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। ठीक है, कहते हैं और मालूम है, मैं भी समझता हूँ, इतना तो आपको भी मालूम है। ठीक है, लेकिन ये दो टर्म बच्चे ने थोड़ा और बेटर किया, मैथमेटिकल टर्म होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। ये दो टर्म सेम काइंड की होनी चाहिए, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है भैया, सेम काइंड की होनी चाहिए, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप रेशियो निकालोगे ना। मैंने बोला भैया ये जो पेन है, मेरे इस पेन का वेट 4 kg है, ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, काम चला लेना। एक दूसरा पेन है, उसका वेट 2 kg है। सर वेट 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 की रेशियो निकाल सकते हो, सेम काइंड। यूनिट सर 1 kg है, दूसरा ग्राम में नहीं है, दूसरा भी kg में, रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है भैया, मतलब क्या आपको कहाँ उलझाएगा यार, ऐसे किसी टेक्निकल पॉइंट पे उलझा देगा आपको। सेम काइंड और सेम यूनिट क्या ही कंपेयर किया जा सकता है, रेशियो निकाल सकते हैं। एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया सुनने लायक। एक कोई बताएगा, जब रेशियो पूछता है तो किसी एक बात की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो आपने हमेशा सुनी है अपने टीचर से, रेशियो ऑफ। लो मैं कंटेक्स्ट बोल देता हूँ अगर आप मेरे शब्दों को नहीं पकड़े तो। अब बोलो रेशियो ऑफ, सॉरी ये तो मैंने लिख ही दिया यार, ए एंड बी। किस कंटेक्स्ट की इंपॉर्टेंस है, जल्दी बोलो जल्दी। बहुत सारे चैप्टर हैं, मेंसुरेशन वगैरह सब गड़बड़ हो जाएंगे, रेशियो ही पूछेगा वो। सर जब भी किन्हीं दो चीजों की रेशियो पूछता है तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, जो उसने पहले बोला है वो ऊपर है, जो उसने बाद में बोला है वो नीचे है, इसे उल्टा नहीं बोल सकते हम। ए एंड बी की रेशियो B/A नहीं होती है, A/B होती है, A/B होती है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, कोई भी मुझे बताना भैया, कोई भी मुझे बताना। 3/5 एक नॉर्मल रेशियो लिखा है मैंने, इसका कॉन्सिक्वेंट बताना कोई भी, इसका कॉन्सिक्वेंट। याद होगा ये तो टर्म 6 में पढ़ी थी आपने, एनसीईआरटी में लिख के पढ़ी है। सारे बच्चे 12वीं तक को पढ़े हो, सिर्फ 12वीं तो कोविड ईयर था बाकी तो आप बहुत जेन्युइन पढ़ के आते हो। सब प्रॉब्लम तो यही है, 7 साल की मैथ्स याद किसे है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना भैया, किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है, और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। 1 मिनट साथ रहना, अभी भी साथ रहना, जवाब देना, अभी नोट्स नहीं बनाने। मैंने बोल दिया पहले एक बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन, 3:5। भाई एंटीसीडेंट बता, बच्चा कह रहा है 3 है। भैया कॉन्सिक्वेंट बता, बच्चा कह रहा है 5 है। मैंने बोला अगर एक रेशियो 3:5 है और उसका एंटीसीडेंट, ध्यान से सुनना, आप दिमाग चलाओ, उसका एंटीसीडेंट 15 हो जाए, इसी रेशियो का एंटीसीडेंट 15 हो जाए, तो कॉन्सिक्वेंट बताओ क्या हो जाएगा। बोलो, अब आपको पता है, अब आप बोल सकते हो। न्यूमरेटर एंटीसीडेंट, न्यूमरेटर एंटीसीडेंट 15 हो जाए, 15 होने के लिए बताओ क्या किया, 5 किया। तो भैया जब न्यूमरेटर को 5 टाइम कर दिया तो रेशियो तो सेम ही रखनी पड़ेगी, उसे तो हम बदल नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर को भी आपको 5 टाइम करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, यानी अब इसका कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है भैया,
शॉर्ट नोट दो, जल्दी जल्दी चलना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा कंप्लीट कभी भी मैथ्स में आया नहीं भैया, जेन्युइनली अगर बताऊं 6 से 12 तक जिस जिस सालों में आप पढ़ते गए हो ना, ये पूरा चैप्टर नहीं आया, इसके टुकड़े पढ़े हैं आपने, तो वो पूरा चैप्टर, वो सारी चीजें एक बार ही सीखनी पड़ेंगी, वो सिलेबस से आउट होता रहा जैसे जैसे आप अपने अलग अलग क्लासों में आते रहे। कोई नोट कर रहा है तो बता दो। अब ध्यान से सुनना, ये वाली टर्म तो बिल्कुल भूले पड़े होंगे आप, ठीक है। बहुत मतलब 1 मार्क के बड़े घटिया घटिया क्वेश्चन होते हैं, बस टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब स्किल क्वेश्चन नहीं है इनमें से अभी जो चल रहे हैं। वो ऐसे पूछ लेता है कंपाउंड रेशियो ऑफ A is to B, C is to D, E is to F, कोई भी 2-3 रेशो दे दी, कितनी भी रेशो 2 और मोर देन 2, ठीक है भैया, बोलते हैं कंपाउंड रेशो बता दो, तो सिर्फ एक टर्म है कि हम भूले पड़े हैं और कोई खास बात नहीं है भैया। अलग अलग कई सारी रेशो की कंपाउंड रेशो सभी गिवन रेशो के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई का रिजल्ट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेटर लिख दूं, सभी रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये लो और बोलो, ठीक है भैया। जो रिजल्टिंग रेशो आएगी सिंप्लीफाई करके वो कंपाउंड रेशो है। सिर्फ टर्म पढ़नी है, साथ साथ लिखते रहना आप तेजी से, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो उसी वक्त बोल देना। नेक्स्ट, अब वो बोल देता भैया डुप्लीकेट रेशो बताओ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए टू बी बताओ। सर किन्हीं रेशो की डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, उनको स्क्वायर करके जो है उस रेशो का स्क्वायर करके रिजल्टिंग रेशो डुप्लीकेट रेशो है, सिंपल। सब डुप्लीकेट रेशो पूछ लेता वो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए टू बी पूछ ली, डुप्लीकेट जो स्क्वायर करके आए, सब डुप्लीकेट जो स्क्वायर रूट करके आए, इन दोनों रेशो की स्क्वायर रूट करके जो रेशो आएगी सब डुप्लीकेट रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इसी तरह से दिमाग चलाना थोड़ा वर्ड देख के, ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट क्या करके आएगी, डुप्लीकेट स्क्वायर करके, ट्रिप्लीकेट क्या करके आएगी, बोलो भाई बोलो, कोई भी बोल दो। आसिफ बोल भी दिया कर यार, माइक खोलता है सोचता है बोलूं और रुक जाता है, बोल दिया कर। क्यूब, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट, अरे यार चाहे आसान है चाहे बढ़िया, आप बोलते रहोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करूं भैया, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, ए और बी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सर क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है भैया। तो इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेता है, सिर्फ वर्ड की नॉलेज दोबारा चेक कर लो, अभी के अभी चेक कर लो, बाद में याद करने का बार बार पढ़ने का टाइम इस आसान बात के लिए तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2 और मोर देन 2 रेशो की कंपाउंड रेशो उनकी प्रोडक्ट का रिजल्ट है, डुप्लीकेट स्क्वायर करके, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट करके, ट्रिप्लीकेट क्यूब करके, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट करके आ जाती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, कुछ पूछना है इसमें तो बोल देना भैया। क्वेश्चन आपके लेवल पे मैं ये भी एंटरटेन करूंगा कि बोले बच्चा क्यूब रूट क्या होता है सर मैं भूल गया, ठीक है भैया, वो बताना ही है हमने, तो कैसा भी क्वेश्चन है ले आना उसे उठा के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अब आ गए बड़े रूल, बहुत ध्यान से सुनना भैया। इफ पढ़े तो हैं आपने इसमें से, 11th-12th में ज्यादा यूज हुए हैं, अब चैप्टर तो ये पढ़ा नहीं था, 11वीं-12वीं में टीचरों ने टोक टोक के बताया होगा, देख ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं पहले चलो रेशियो पर तो जो बेसिक हमने बोलना था बोल दिया, 1 मिनट प्रपोर्शन को समझते हैं क्या होता है। कोई भी बताएगा प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, जल्दी से। सुना तो है आपने, वर्ड भी बहुत यूज कर लेते होंगे आप, क्वेश्चन भी कर लेते होंगे। चिराग गुप्ता, अवंतिका, कोई भी बच्चा ट्राई कर दे, कोई भी बच्चा ट्राई कर दे, नितिन डोगरा, जो रेशियोज इक्विवेलेंट होती हैं, अनन्या सर गोयल, रेशियोज की इक्वलिटी। बहुत बढ़िया नितिन भैया, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर कभी भी 2 रेशो इक्वल हो जाएं, कोई भी 2 रेशो इक्वल हो जाएं तो इक्वलिटी ऑफ रेशो को प्रपोर्शन कहा जाता है, इक्वलिटी ऑफ रेशियोज को प्रपोर्शन कहा जाता है। तो 2 रेशो इक्वल हो गए यानी सेम प्रपोर्शन में है, और सर एक्चुअली ये नंबर इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में 2 रेशो इक्वल है बीच में इक्वल लिख दो, प्रपोर्शन है। लेकिन सर एक्चुअली ना मैथ्स में सेम प्रपोर्शन के लिए ये एक सिंबल बना हुआ है, यूजुअली हम इक्वल लिखते नहीं है, गलत नहीं है इक्वल लिखना, लिखा जा सकता है, लेकिन सेम प्रपोर्शन को इस सिंबल से दिखाते हैं और इसे सेम प्रपोर्शन रीड भी करते हैं, A is to B is in the same proportion C is to D, ठीक है भैया। दोनों सेम बातें हैं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब मान लो ये फर्स्ट सेकंड की रेशियो, थर्ड फोर्थ की रेशियो इक्वल है, इनमें जो कॉर्नर होते हैं इन पर ना वो वर्ड्स पर क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बच्चे को शब्द की नॉलेज नहीं है, 12वीं प्लस के बच्चे को वो वर्ड भूल गया, कभी पहले पढ़ा था तो उसका क्वेश्चन फंस जाता है। जब कोई 2 रेशियो इक्वल हो तो फर्स्ट और फोर्थ प्रपोर्शन, फर्स्ट और फोर्थ प्रपोर्शन,
को एक्सट्रीम, आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज समझो, कॉर्नर को एक्सट्रीम्स कहते हैं, बीच वाली ये जो दो नंबर है इन्हें हम मीन्स कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, क्या कहते हैं पता लग गया। आगे आगे सुनो, अगर ये फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के इक्वल है, यानी a अपॉन बी सी अपॉन डी इक्वल है, सिंपल। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी इक्वल बी सी आएगा, सर सिंपल। तो यार कभी भी कोई क्वेश्चन भी करोगे तो इतना टाइम लोगे क्या? मतलब 12वीं वाला बच्चा पहले ये लिख रहा है फिर ये लिख रहा है, नहीं सर बेकार बात है। कॉर्नर की प्रोडक्ट एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, हम डायरेक्ट लिखते हैं। यानी यहाँ आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कॉर्नर की प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है भैया, यूज होगा ये बड़े क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में यूज होगा। ठीक है भैया, करिएगा। चेन रूल इन्हीं बातों से होना है, लेकिन पहले ये तो सीखो। कोई नोट कर रहा है तो बताओ, साथ साथ तेज तेज हाथ चलाओगे उतना बेटर होगा। लास्ट बात क्या है, मीन वाली प्रोडक्ट ये ऑफ वाली, मीन? ठीक है, बस यहाँ नाम क्लियर हो गया, एक्सट्रीम और मीन। यस सर। ठीक है, रेशियो से ये रिजल्ट आ गया। ये जो रिजल्ट आया ये देखना क्या आया, ए इंटू डी, ए इंटू डी कॉर्नर की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम कह रहे थे हम, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल है बी इंटू सी। इन बीच वाले दो नंबर को मीन्स कह रहे थे, बी इंटू सी, बी सी कह रहे थे, मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी बात को मैंने थ्योरी में लिख दिया। क्लियर है नहीं? यस सर। और भी भैया देखो, मैं जल्दबाजी में हूँ, कई बार ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही होती, मेरी स्पीड या तो जब थोड़ी धीरे पड़ गई या तेज पड़ गई, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई कमी आपके समझने में या मेरे समझाने में है, स्पीड कई बार मैच नहीं होती, पूछ लिया करो। ठीक है भैया, और ये ऑनलाइन में होता है, मतलब ऑफलाइन में तो आपकी शक्लें दिख रही होती है, तो अपना इतना एक्सपीरियंस है, शक्लों के हिसाब से हम स्पीड कम ज्यादा करते रहते हैं। बच्चे की शक्ल से फील दिख रहा होता है क्या आ रहा है उसे, क्या नहीं आ रहा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब एक, मतलब जितनी मर्जी किताबें छान लेना, आगे जो प्रॉपर्टी बोलने जा रहा हूँ ना, रटनी सी पड़ जाती है, और रटने में फिर वो जो बच्चा थोड़ा सोचता है वो तकलीफ में आ जाता है। बहुत जो बच्चे तो बहुत तो रट के करते हैं, वो तो आराम से रट लिया और कर लिया और कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, समझता उसको तकलीफ आती है। तो एक छोटी सी वर्ड देता हूँ, उसमें एक खास पोर्शन बोलने जा रहा हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा शायद। मैं कह रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी भी है वैसे तो, मैंने कहा एबीसी कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है। ठीक है, प्रपोर्शन को सिंबल से ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यार? प्रपोर्शन का मतलब तो ये होता है ना, कोई दो रेशो इक्वल हो, कोई दो रेशो इक्वल हो, और दो रेशो इक्वल होने के लिए चार टर्म चाहिए हमें, फर्स्ट सेकंड की रेशो, थर्ड फोर्थ की रेशो के इक्वल है। प्रपोर्शन तो कह रहा है यानी कोई दो रेशो हैं जो इक्वल है, लेकिन वो दो रेशो कुल मिला के अगर रफ बात करोगे कि नहीं चार चीजों से बनेगी ना, या है तो तीन। तो ये वर्ड का ही अपना एक मतलब है, ध्यान से सुनना, कि नहीं तीन चीजों का कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन होने का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड की रेशियो सेकंड थर्ड की रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है भैया, जो भी आपने सेकंड नंबर पे बोला ना, वो आपको एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड की रेशियो सेकंड थर्ड की रेशियो के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन का। और ये कोई जरूरी नहीं है भैया, वैसे तो आप इसी से ही आगे हमें जो बोलना है, लेकिन एक बारी इसी को थोड़ा सा बढ़ा भी देते। कल को मैंने बोल दिया बच्चे ए बी सी डी, चार चीजें बोल दी, लेकिन मैंने बोला कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है, तो ध्यान देना फर्स्ट सेकंड की रेशियो जो आपने सेकंड बोला और रिपीट मारना पड़ेगा, इक्वल है सेकंड थर्ड की रेशियो, इक्वल है। अब सेकंड थर्ड बोला, थर्ड रिपीट मारना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूट का मतलब ये है जहां खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू करना पड़ेगा, सी डी की रेशियो। इसका मतलब ये सब कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है। ठीक है भैया, एक बार ये लिख लो तो मैं आगे बढ़ाऊं बात को। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज करो। ठीक है, वापस वापस बहुत ध्यान से सुनना भैया आप जरा। ठीक है, पहले मान लो मैंने कहा ए बी सी डी की रेशियो इक्वल है, ऐसे मतलब रफ बनाओ कहानियां, किताबें नहीं भी पढ़ी है, पुराना नहीं भी याद है, छोड़ो, कोई दो रेशियो इक्वल है, इसे फर्स्ट प्रपोर्शन कह रहे हैं हम, तो इसे क्या कहेंगे? बोलते रहो जरा फटाफट से। सेकंड, अरे बोलो ना यार। इसे क्या कहेंगे? थर्ड। थर्ड। दीपिका आप भी बोल लो भैया, रोज कोई ना कोई बच्चे कमान संभाल लिया करो ना। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? फोर्थ। इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो पहली प्रॉपर्टी बनाते हैं। उसने गिवन में मुझे तीन नंबर दिए, कोई भी तीन नंबर दे दिए,
ठीक है, और उसने मेरे से 2 फाइंड, टीएफ का मतलब 2 फाइंड हो गया। 2 फाइंड में कहा बच्चे फोर्थ प्रपोर्शन निकाल, फोर्थ प्रपोर्शन निकाल, पूरा लिख लेना आप। आपने कहा भाई हमने एक्स माना, ठीक है, और होगा कैसे, बड़ा सिंपल है यार, 3 तुमने दे दिए, 3 तुमने दे दिया, चौथा हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और साइलेंट केस में होता ही है फर्स्ट सेकंड की रेशियो थर्ड फोर्थ की रेशियो के इक्वल होगी, ठीक है। ये आप मतलब नॉलेज पे कर लोगे, ऐसे रटना नहीं है, ऐसे लिख के कर लेंगे, एक लाइन या माइंड में सोच के कर लेंगे, बस समझ लो बात को। 3 दे दिए, चौथा पूछ रहे हो, हमने एक्स मान लिया जी। और फिर भैया वो कोई दो शब्द फालतू तो लोगे नहीं आप, बस सीधी बात की अपॉन बी सी अपॉन एक्स लिख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो तो करोगे नहीं। कॉर्नर की प्रोडक्ट यानी ए एक्स इक्वल है मीन की प्रोडक्ट यानी बी सी, और एक्स निकाल जाओगे जो कि बी सी बाय ए है, ठीक है भैया। फोर्थ प्रपोर्शन हम फील से ही करेंगे, हम ये फॉर्मूला नहीं रटने वाले, हम ऐसे सोच के कर लेंगे, और वो सोच के करने में माइंड में हो जाता है सब, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है भैया, मतलब ये बिल्कुल ही आसान बात है, घटिया बात है। अब इसमें बेटर मोमेंट क्या है वो सुनो, लिखते रहना, साथ साथ सोच के लिखना, कहीं कंफ्यूजन है बोलना। आपको पता है मैं जैसे ही रुकूंगा उसके कुछ सेकंड बाद ही मैं रब करूंगा, और आपका काम चल रहा है तो आप हैंड रेज उसी वक्त कर दिया करो कि वो रब ना हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब मैंने तुम्हें कहा भैया कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया, मैंने बोला मैं गिवन नंबर आपको ए और बी दूंगा, भाई 2 ही दूंगा मैं अब आपको, और मैं आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछूंगा, 2 फाइंड में थर्ड प्रपोर्शन पूछूंगा, थर्ड, ठीक है भैया। रफ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, प्रपोर्शन के लिए सिंपल यूज कर लो। तो सर अब कैसे निकालेंगे यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा, वो तो ये सोचेगा ए बी, चलो 2 हो गए, तीसरा मैंने एक्स मान लिया, चौथे का कुछ अता पता ही नहीं है, और एक रिलेशन से 2 चीजें मिसिंग हो तो निकलनी नहीं है, तो फंस गए हम। तो भैया ये अपने आप से कुछ साइलेंट चीजें हैं। क्या साइलेंट चीजें हैं कि आपने चलो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आपने थर्ड प्रपोर्शन को एक्स मान लिया, ठीक है भैया। अब ध्यान देना भैया, पहला प्रपोर्शन ए है, दूसरा प्रपोर्शन बी है, और तीसरा एक्स है, और चौथा उसने कुछ कहा नहीं, ना तुम निकाल सकते, ना थर्ड प्रपोर्शन में वो कंटेक्स्ट होता है, होता ही नहीं है वो कंटेक्स्ट। थर्ड प्रपोर्शन वो जब भी पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये 3 ही चीजें हैं, और इसका मतलब अपने आप साइलेंट इंसर्ट में छुपा हुआ है कि ये जब 3 ही है तो ये कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन में है, चौथा तो कुछ है ही नहीं, तो तीसरा तुमने एक्स मान लिया, और ये प्रपोर्शन में है तो ये अपने आप से बात छुपी आ जाती है, कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन में। किताब नहीं लिखेगी ये बात, किताब तो सीधा ये बोलेगी कि कोई भी लेवल का बच्चा हो सोचेगा तो तकलीफ में आ जाएगा, वो ये कुछ नहीं बताएगी आपको, वो तो कहेगी भैया थर्ड प्रपोर्शन ए और बी का निकालना हो ना तो ये होता है, ये थर्ड प्रपोर्शन है, निकाल ले थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रीजन दे दिया आपको, ठीक है भैया, कि थर्ड प्रपोर्शन अगर एक्स निकालना है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा एक्स है, ठीक है, निकालना है, ठीक है भैया। इसका मतलब ये 3 चीजें प्रपोर्शन में, और 3 चीजें प्रपोर्शन का मतलब अपने आप ही हो जाता है कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन है, ठीक है भैया। कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन में तो फर्स्ट सेकंड की रेशियो, सेकंड थर्ड की रेशियो, सेकंड को रिपीट मारोगे कि इक्वल है, देखो ये थर्ड ही है, ठीक है। और अब कॉर्नर की प्रोडक्ट यानी ए एक्स इक्वल है मीन की प्रोडक्ट, और इससे आप एक्स निकाल जाओगे तो बी स्क्वायर बाई आ जाएगी, करना फटाफट से करना। और सारे प्रॉपर्टी अभी सुनते रहो, 7 सालों का मैथ बढ़िया तरीके से तैयार होगा, ध्यान देना। कोई नोट कर रहा है तो बोल लेना। नेक्स्ट सर गिवन दिया हुआ है ए, इस बारी बच्चों गिवन दिया हुआ है कोई 2 नंबर, मैं कह रहा हूँ उनका मीन प्रपोर्शन निकालो। 2 फाइंड में ये है, उनका मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, लो मैंने इसी में एक्स बोल दिया, ठीक है। सर मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, अभी भी देख 2 नंबर दिए हुए हैं तेरे को, मीन लगभग लगभग बीच वाला हो जाता है, मीन प्रपोर्शन बीच वाला हो जाता है, लेकिन बैठे तो 3, तो जब 3 ही है ना तो अपने आप साइलेंट, इसका मतलब ये हो गया 3 चीजें प्रपोर्शन में होंगी तभी जब वो कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन होगा, यानी ये कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन में है, ठीक है भैया। यानी फर्स्ट सेकंड की रेशियो सेकंड थर्ड की रेशियो के इक्वल है, और अब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट आप इक्वल रखोगे तो इससे आपके पास x इक्वल रूट ए भी आ जाएगा, ठीक है भैया। इसका फॉर्मूला रट लेना, क्योंकि इसमें हम ये 3-4 स्टेप लेंगे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है किसी हद तक, ठीक है भैया। और कहीं ना कहीं आपने सीक्वेंस सीरीज में जबरदस्ती बात में पढ़ा भी होगा भैया ऐसा कुछ, ठीक है, छोड़ो आप उसको अभी कनेक्ट मत करना, ठीक है भैया। ए और बी, ए और बी का मीन प्रपोर्शन कंसेप्चुअल बोल दिया था मैंने, रूट ए बी आ गया, यहाँ पर कोई ज्यादा ना सोच लेना भैया, जब एक्स स्क्वायर ए बी आया था तो स्क्वायर उधर जाके रूट, जिनको सारे लॉजिक पता होते हैं मैथ्स के, स्क्वायर इधर जाके रूट, तो बाहर प्लस माइनस सर इसी स्टेप में आता था, आपने लिखा नहीं। अरे मैं जिस एरिया को करा रहा हूँ उसमें मेरे को चीजों की काउंटिंग निकालनी है या कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें चीजों के आंसर माइनस में नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है भैया। कंफ्यूजन है तो बोल देना। अब रेशियो जब आप किन्हीं टर्म की निकालोगे, अभी आप रेशियो पढ़ रहे हो, कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ रहे भैया, ठीक है भैया।
तो माइनस में तो नहीं आनी चाहिए ना, उसका कोई टर्म माइनस में तो नहीं आना चाहिए ना कोई कंपोनेंट, तो वही बात है, इसलिए हमने माइनस नहीं दिया है। नेक्स्ट, इसमें से कुछ आपने पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, और है मेरे पास थोड़ा सा टाइम, मैं पूरा बोल पाऊंगा कंसेप्ट, ठीक है। मजा आएगा अगर आप में जो चीजें पूछी जाए आपने पढ़ी है 11th 12th में, अगर आप बता दोगे तो, ठीक है। इफ a बाय बी इक्वल है c बाय डी, ठीक है, कोई दो रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी मैं बता दूं, मैं कौन सी फैमिली बोलने जा रहा हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, याद होगा ना आपने, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं भैया, वही दो नहीं होते, ठीक है। बच्चा बोलेगा दो कहाँ थे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक था, ठीक है, वो तुम्हारी नॉलेज की कमी है, ठीक है, सुनते रहना। अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो बहुत सारे प्रॉपर्टी से हम चीजों को बदल कर लिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी ट्रू होते हैं, सुनते रहना। पहला प्रॉपर्टी बाय कॉम्पोनेंटो, कॉम्पोनेंटो, कॉम्पोनेंटो से आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ कॉम्पोनेंटो कह रहा हूं, अगर दो रेशियो इक्वल है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऊपर ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सिमिलरली राइट साइड पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है भैया, ये रिजल्ट एक ट्रू रिजल्ट है, ठीक है। सिर्फ कंपोनेंटो से आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक, ये सिर्फ कंपोनेंटो है, ध्यान देना। एक और बात, ठीक है, वैसे तो रीजन हर चीज के देने नीचे, टाइम कितना लगा लेंगे हम, हमें 7 सालों की मैथ्स पढ़नी है, फिर भी पहले मेरा क्वेश्चन है, आप में जो समझदार बच्चे हैं दिमाग चला सकते हैं, चला के बताइएगा। मैं कह रहा हूँ ये उस बुक ने आपको गिवन दिया, आपके क्वेश्चन ने गिवन दिया, भाई ये दो रेशियो इक्वल है, ठीक है, कंपोनेंटो एक प्रॉपर्टी आपने यूज कर दी, इक्वल ये भी है। मैं कह रहा हूँ ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकली सेम है क्या? यस सर, ठीक है भैया, तो बनाई ध्यान से गलत देखना। होता है। दीपांशु, आप मेरे बैच में पहली बारी गड़बड़ किए, अभी तक नहीं किए थे, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है गड़बड़, ठीक है भैया। सर जो ये रेशियो हैं, ये वो रेशियो नहीं है, रेशियो बदल गई है, लेकिन बदल गई तो बच्चा गुस्सा करने पे आ जाएगा, बोलेगा फिर लिखोगे कैसे, फिर नहीं लिख सकते यार, बदल के थोड़ी लिख दोगे चीज को, फिर आपकी मैथ्स की नॉलेज की कमी है। अरे इक्वल ये भी था, ये रेशियो पक्का बदल गई है, लेकिन इक्वल ये भी है, सही है, अरे इक्वल मतलब सही है, और इक्वल ये भी है मतलब सही है, और सही तो आप लिख सकते हो, उसे कौन मना करता है, ठीक है। चाहे तो आप एग्जांपल से चेक कर लो, हाफ इक्वल हाफ, ठीक है भैया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दोगे ना, ये 3/2 और ये 3/2, ले ये 1/2 था और ये 3/2 और 1/2.5 है, 3/2 1.5 है, सेम कैसे है दोनों रेशियो, लेकिन बात सेम होने की नहीं कह रहे, कई बार ना आप सोच पड़ते हो, कई जगह हर जगह सोचना जरूरी नहीं होता भैया, कहा है किसी ने कर लो यार, ठीक है, लेकिन हम तो उन बच्चों को बढ़िया ही कहते हैं जो सोचते हैं, वो कह रहे यार नंबर बदल गए मेरे, जब नंबरों में करेगा तब जित जाएगा, बोलेगा ऐसे कैसे कर दूं, अरे इक्वल पहले भी था, इक्वल तब भी अब भी है, लिख सकते हो। आया कैसे, ये ट्रू इक्वेशन है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे, एलसीएम ले ले, आ जाएगा, ठीक है, आप उसको ज्यादा ना सोचना। आप कंपोनेंट ऑफ पेपर में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, मतलब कंपोनेंट पे कोई क्वेश्चन कर लोगे ऐसा नहीं है भैया, बस कई बार ऐसे क्वेश्चन आया, इफ a by b equals c by d देन बाय यूजिंग कंपोनेंटो, 4 ऑप्शन लिखनी होती है उसने, जिसमें एक होती है, बाकी 3 उल्टी पुल्टी कुछ भी होती है, तो आपको मार्क करनी है भाई कंपोनेंटो से ये आता है, बस ये एक नॉलेज बात की बात है। बाय डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो में आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस, नीचे सेम, ऐसे ही राइट साइड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करके लिख सकते हो। रिजल्ट पहले भी इक्वल था, अब भी इक्वल रहेगा, लेकिन रेशियो पहले अलग थी और अब अलग है, लेकिन इक्वल रहेगा, ट्रू रहेगा, लगा सकते हो रिजल्ट, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, ये आ जाता है, ठीक है भैया, उसको भी छोड़ दो। बाय डिविडेंडो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करना है दोनों साइड पर, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोल लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपने 11th 12th में बहुत पढ़ा और 10th में काफी एक्स्ट्रा करा होगा तो तब पढ़ा है, वो है, अब कंपोनेंटो को मैं सी से लिख रहा हूँ भैया खाली, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वो आपको पढ़ा है बहुत अलग अलग चैप्टरों में, सर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऊपर ऐड कर सकते हैं, नीचे माइनस कर सकते हैं, सेम बात राइट साइड, ऊपर ऐड नीचे माइनस, ये रिजल्ट भी ट्रू होता है सर, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। कोई बोले आया कहां से, इन दोनों इक्वेशनों को जो कि ट्रू इक्वेशन है डिवाइड कर दो, ये आ जाता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट, अब ये वाला भैया हम लोग 10th क्लास से करते आ रहे हैं, हर बच्चा नहीं करता है, हर बच्चे ने जरूरी नहीं है शब्द पढ़ाओ, बहुत बड़ी बात नहीं है शब्द नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यूज किया होगा मैथ्स में, बा ऑल्टरनेटो, मैं कह रहा हूं इन पर कोई क्वेश्चन हो जाएंगे, वो जरूरत नहीं है भैया, वो बस प्रॉपर्टी में पूछ लेगा, ऑल्टरनेटो से 4 ऑप्शन क्या आता है, वो एक सही होगी, वो तुम्हें मार्क करनी है बस। ऑल्टरनेटो, ऑल्टरनेटो में देखो, इसे हम मैथ्स में यूजुअली डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं, डायगोनल लीडिंग मेंबर, इसे हम यूजुअली ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं इन्हें, डायगोनल लीडिंग, ऑफ डायगोनल लीडिंग, ठीक है। डायगोनल वाले जो नंबर है उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दो, ऐसे मैथ्स का रूल सबको पता है, सर अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये डिवाइड वाला सर मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूं मैं, और ये जो मल्टीप्लाई वाला न्यूमरेटर में 1 into a देख सकते हो, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में,
ये मैं आपको इस लेवल पे क्या किसी भी लेवल पे नहीं सिखा सकता, ठीक है भैया। आधी क्रॉस मल्टीप्लाई आधी अधूरी सी इंटरचेंज कर सकते हैं, कंसेप्चुअल बात में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से होता है, प्रॉपर्टी का नाम ऑल्टरनेंडो है, ये ध्यान दे लेना। डायगोनल इंटरचेंज कर दिया बा ऑल्टरनेंडो, ठीक है भैया, बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो वर्ड इनवर्स से बना है, इनवर्स रेसिप्रोकल। ये सबको हमेशा से ही पता है, दो रेशियो इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है, बी बाय इक्वल डी बाय सी बाय इन्वर्टेंडो, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ठीक है भैया। लेकिन ये सब तो आपने कभी ना कभी पूरी 10th 11th 12th में पढ़े ही है। अब मजा आ जाएगा अगर कोई बच्चा अगला मूवमेंट भूल गया, ठीक है भैया। एक प्रॉपर्टी पहले ध्यान से सुन लेना भैया, पहले सुन लेना। गिवन हर केस में यही है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली है, आप नोट कर लो। मेरे पास राइटिंग स्पेस कम है, मैं रब करूंगा, शुरू की तो हो ही गई होंगी, ठीक है भैया। कुछ रेशियो इक्वल है, देखो कुछ रेशियो इक्वल है, इस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। तो ये जो भी रेशियो इक्वल है आपस में, इसमें न्यूमरेटर माइनस करो, डिनोमिनेटर माइनस करो, जो बी माइनस सी, जो नया रेशियो आएगा वो इन्हीं के इक्वल आएगा। यह आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही पढ़ा है, किस क्लास में, किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में, जो बता दे मास्टर है। अभी पढ़ा है, अभी 11th 12th याद कर लो फटाफट से, अपनी जिंदगी में एक बार ही पढ़ा है। बोलो ना यार, किसी को तो याद आएगा। स्ट्रेट लाइंस नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, 11th क्लास 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल, ठीक है भैया, पहला एग्जांपल। छोड़ो, लेकिन भैया आपको मास्टर थोड़ी बनना, आप तो लर्नर हो, ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर रट के क्या होगा, चीज समझने से कुछ होगा, ठीक है। 1 मिनट सुन लेना, मैं कह रहा हूँ कुछ रेशियो इक्वल है तो न्यूमरेटर माइनस करो, डिनोमिनेटर माइनस करो, जो नया रेशियो आया इन्हीं के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी का नाम है सबट्रेंडो, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन में हमने पढ़ी अभी तक की जिंदगी में, ठीक है भैया, और ये काफी यूज हो जाती है, बड़े आसान हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, सबट्रेंडो, ठीक है भैया। फिर इसी, ये तो चलो एक बारी जिंदगी में देखा भी था, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल में आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। ये वाली कभी नहीं पढ़ी आपने। इसी का भाई बहन है, इसी की तरह से है एडेंडो। एडेंडो क्या होता है, अगर कुछ रेशियो इक्वल है, तो न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर ऐड करो, जो नया रेशियो आएगा वो भी इन्हीं के इक्वल होगा, ठीक है भैया। जल्दी नोट बनाना, ठीक है। एक भैया के मेथड होता है जो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में और पूरी मैथ्स में कहीं भी, हम नहीं कह सकते किस चैप्टर का कैसे कहाँ यूज हो जाए। ये कंसेप्ट है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अभी आप कंसेप्ट सुनना, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना कब यूज करेंगे, ठीक है भैया। और मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन में 50 चैप्टर के नाम बोल सकता हूँ, उनमें ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा और बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है भैया। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। इसे हमने अपने घर का नाम दिया हुआ है के मेथड, बच्चों को पता है के मैं कब बोलता हूँ, ठीक है, के मेथड, ठीक है। क्या क्या है ये, ध्यान से सुनो। जैसे इसी में से ना, मैंने तो कह दिया आपको यार कुछ रेशियो इक्वल दिए हैं, न्यूमरेटर माइनस करेगा, डिनोमिनेटर माइनस करेगा, नया रेशियो इन्हीं के इक्वल आएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो सर क्यों आएगा, आप तो रटा देते हो। तो भाई इस लेवल पे तो मैं सारे रीजन तो कहाँ दूंगा, आपके दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कोई दो रेशियो इक्वल ले लो और आप एग्जाम्पल से चेक करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको थोड़ी तसल्ली पड़ जाएगी, ठीक है भैया। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो आप प्रूफ करने को कह भी दो, तो के मेथड में ही सुन लेना जरा, इसमें इसका भी आइडिया ही दे देता हूँ, ठीक है। ए अपॉन बी, के मेथड क्या है, पहले के मेथड को पकड़ो आप। ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी, कुछ रेशियोज इक्वल है, ठीक है। अभी इससे मैच मत करना, मैंने कहा रेशियो इक्वल है, आपको ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मेरे शब्दों को पकड़ना, नहीं तो आप ये के मेथड यूज नहीं कर पाओगे, अलग अलग चैप्टर होते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, ये रेशियो की वैल्यू कब आएगी, आप बिल्कुल छोटा बच्चा होके सोचो, सर एबीसीडी दे दो, चारों वैल्यू डाल देंगे, 2 4 5 कुछ भी दे दो, डाल देंगे, आ जाएगा, ठीक है भाई। वो तो मैं मान रहा हूँ पहले ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैं दिया नहीं, मैंने गिवन में ये दिया तुम्हें, ठीक है। सर अब तो एक ही काम हो सकता है, डिवाइड करना है ना, और आप नंबरों में नहीं बताओगे ना, तो नीचे बीडी है ना, ऊपर भी बीडी बना दो आप, बीडी तो शायद सेम होके कट जाएगा। थ्योरी तो भैया, शब्द तो शब्द को ही काटेगा ना, फिर जो नीचे शब्द है वही शब्द ऊपर बनाओ, वही अल्फाबेट ऊपर बनाओ,
और सर कैसे बनाएंगे, देखो ये सारी रेशियो इक्वल है, किसी चीज के तो इक्वल होंगी, क्या पता किसके इक्वल, के बोलो। और अगर ए बाय बी, अब माइंड में सोचना, ए बाय बी इक्वल के है तो ए की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट कन्वर्ट होगी, बी पे, बी के। सी की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट कन्वर्ट होगी, डी के, डी पर। ठीक है, आप चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ए बी के सी डी के आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी चीज ये मतलब मायूस मत होना सर पता नहीं मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, अरे हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सब दिखने लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, सर यहाँ डालो ए की जगह बी के, सी की जगह डी के अपॉन बी माइनस डी, और चेक करो भैया ऊपर से के कॉमन ले जाओ, माइंड में कर लेना थोड़ा सा, तो बी माइनस डी ऊपर नीचे कट जाएगा और के आ गया। मतलब वैल्यू पूछ रहा हूँ, चाहे के डिपेंडेंट और के कहीं से किसी उस क्वेश्चन में पता लग जाए तो आंसर तो बना दूंगा ना मैं। ठीक है, और अब अभी अगर आप ये प्रॉपर्टी का प्रूफ ही देखना चाह रहे थे तो देखो ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, यानी ये सब आपस में बराबर है, मैंने तो वही लिखा था। लेकिन आप ये मत सोचना मैंने किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ करा दिया, आप इस के मेथड को पकड़ने की कोशिश करो। एक घटिया सा क्वेश्चन दे दूं मैं इसका, तो ये आपको पकड़ में आए, जैसे कंपटीशन में ही आता है ये क्वेश्चन भी। देखो ऐसे दे दिया हमने, और हमने बोला a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a बता दे, आप सोचते रह जाओगे। और छोटी सी बात है, इन सब चीजों भाई, इन सबको निकालने के लिए आपको ABC A चाहिए, ABC A, इनसे आप न्यूमेरिकली नहीं ढूंढ पाओगे, सारी रेशियो इक्वल है, के इक्वल बोलो, a आ गया 2k, b 3k, c 4k, सब उठा के यहाँ डाल देना, ये 2k 3k 5k प्लस 4k 9k, और नीचे a की जगह 2k, k से k कट गया, 9/2 रेशियो आ गई। के मेथड बहुत अलग अलग तरीकों से काम आता है भैया। ठीक है भैया, लिखो फटाफट से। बस अब टाइम पूरा हो रहा है, नेक्स्ट बैच वेटिंग पर आ चुका है। ठीक है, कल का मतलब कल संडे है, परसों मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के फीस सभी के ड्यू चल रहे हैं, एक दो के आए हो तो आए हो। ठीक है भैया, तो मंडे क्लास से पहले आप सब फीस सबमिट कराएंगे। जैन बिग डिपो का काउंटर आज खुला हुआ है, वहाँ आप कैश सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, कल सबमिट नहीं करा पाएंगे, तो आज अपनी फीस सभी जरूर क्लियर करना। ठीक है, लीव करते हैं बच्चों, गुड बाय।